नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा। और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे तहव्वुर राणा के ऊपर। जी हां, मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका ने भारत को सौंप दिया है। तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण से पाकिस्तान बुरी तरह घबराया हुआ है। मुंबई आतंकी हमले में अपनी पोल खुलने की आशंका से पाकिस्तान परेशान है। दरअसल तहव्वुर राणा के भारत लाए जाने से 166 लोगों की जान लेने वाले इस आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान के सरकारी तत्वों की भूमिका को उजागर करने में मदद मिलेगी। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी राणा को पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली से जुड़ा माना जाता है, जो 26/11 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड में से एक है। फरवरी में व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि उनके प्रशासन ने दुनिया के सबसे बुरे व्यक्ति राणा को भारत में न्याय का सामना करने के लिए प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी है। राणा से पूछताछ से उसके भारत दौरे का राज खुलेगा। सूत्रों का कहना है कि राणा ने मुंबई हमले से पहले उत्तर और दक्षिण भारत का दौरा किया था। जांच एजेंसियों ने जांच में पाया था कि राणा आगरा और हापुड़ भी गया था। पत्नी सम्राज राणा अख्तर के साथ राणा ने 13 से 21 नवंबर के बीच दिल्ली, कोच्चि, अहमदाबाद और मुंबई का दौरा किया था। अब तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण से जांच एजेंसियों को 26/11 के हमलों के पीछे पाकिस्तान सरकार की भूमिका को उजागर करने में मदद मिलेगी और जांच पर नई रोशनी पड़ सकती है, ऐसी ही उम्मीद की जा रही है। और तहव्वुर राणा के भारत आने से क्या वह अनसुलझी गुत्थी सुलझ सकेगी? क्या पाकिस्तान की तरफ से की गई साजिश का पर्दाफाश हो सकेगा? ये सबसे ज्वलंत सवाल है और इसी पर चर्चा करने के लिए हम इस पूरे डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दिनेश शर्मा साहब जुड़ चुके हैं और हमारे साथ करोड़ी सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। आप विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत कर्नल साहब आप ही के साथ करते हैं। भारत के लिए ये ऐसा अवसर है जिस अवसर की तलाश संभवतः सालों से की जा रही थी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर इसके पीछे पाकिस्तान की भूमिका क्या रही है। 26/11 का वह दौर जिसने पूरे भारत को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि देखिए आतंकवाद की एक चरम सीमा क्या होती है। आप सबसे पहले तहव्वुर राणा के इस प्रत्यर्पण को कैसे देखते हैं और क्या अब वह राज खुल जाएंगे जो अभी तक राज ही थे? शर्मा साहब। कुणाल जी, ये मैं अपनी भारत सरकार को अपने तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके अथक परिश्रम से ये इस सबसे बड़े आतंकवादी को हम भारत लाने में सफल हुए हैं। अब इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट तो ये है कि हम सिस्टेमैटिक ढंग से पूछताछ के दौरान पता चलेंगे कि इस घटना को कहां से किन लोगों ने प्लान किया, किन लोगों ने सपोर्ट किया और मॉडस ऑपरेंडी क्या थी और कौन लोग इसको कंट्रोल कर रहे थे। ये सारे जुड़ते हैं पाकिस्तान के साथ, क्योंकि ये राणा जो है ये बेसिकली पाकिस्तान आर्मी के अंदर ये डॉक्टर था, उसके बाद ये माइग्रेट किया है कनाडा के अंदर। तो इसके अच्छी पैठ है ISI के अंदर, रिटायर्ड जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं और पाकिस्तान आर्मी के साथ। दूसरा एस्पेक्ट जो है कि कोई भी बाहरी आदमी आपके देश के अंदर आके इस प्रकार के टेररिस्ट एक्ट को अंजाम नहीं दे सकता जब तक कि उसे होम ग्राउंड से लोकल सपोर्ट ना हो। वो लोग कौन हैं जिन्होंने इनको सपोर्ट किया
दिया, इनको शेल्टर दिया, इनको गाइडेंस दी। ये तो हो ही नहीं सकता है कि अचानक ही वो वहां से आए और उन्होंने इस 5-6 जगह के ऊपर जो हमला किया, साइमल्टेनियसली जो हमला किया, चाहे वो रेलवे स्टेशन है, हॉस्पिटल है या अन्य स्थानों के ऊपर हमला किया, तो उसके अंदर मेरा ये मानना है कि उनको लोकल सपोर्ट थी और वो लोग कौन थे। दूसरा एस्पेक्ट, तारदेव के अंदर जो है, तारदेव जो मुंबई के अंदर है, वहां पर जो है तहव्वुर राणा ने अपना इमिग्रेशन का ऑफिस खोला हुआ था। जब इमिग्रेशन का ऑफिस खोला हुआ है तो वो किस ढंग से अपने आप को वो एस्टेब्लिश कर सका, क्योंकि बाहरी व्यक्ति जब हमारे देश के अंदर आता है, वो कोई अपना व्यापार या कोई कंपनी खोलना चाहता है तो उसका एक प्रोसीजर होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैंक्शन होती है। तो इस प्रकार की सैंक्शन उसे कैसे मिली जी, ऑफिशियली उनका क्या स्टैंड है। दूसरा जो है, हमारे मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने उस समय राणा का जो है बड़ा डाउन प्ले किया हुआ है। मुझे पूरा इसके बारे में, मैं उस समय की घटनाक्रम के बारे के अंदर मैं भी एक आम नागरिक की तरह ही जो है देख रहा था, जो हमारे ऊपर ये कलंक का जो हमारे दिलों के ऊपर चोट हुई थी। राणा का नाम जो है मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं लिया और वो हेडली का नाम लिए जा रहे थे, और ये जानबूझते होते कि वो भी हेडली जो है वो पाकिस्तानी है, जिसका नाम शायद जो है हमीद जिलानी है, आई एम नॉट वेरी श्योर। उसके असली नाम से जो है उसको पुकारा ही नहीं जा रहा था। तो ये क्या इंडिकेट करती है हमारे उस समय की मेन स्ट्रीम मीडिया और सरकार को कि उनका माइंडसेट क्या था कि वो मेन कल्प्रिट का असली नाम नहीं लेना चाहते थे। ये राणा और ये जो हेडली है, ये वही पाकिस्तान के अंदर हबीब पब्लिक स्कूल के अंदर दोनों पढ़ लिखे इकट्ठे हुए। और चीजें जो सब्सिक्वेंटली निकल के आती हैं, राणा जो है ये मेन फंड प्रोवाइडर था। ये जब ये आता था पुलमैन हेडली आता था विजिट के ऊपर, बार बार आता था, जब ये होटल के अंदर रहता था, इसका क्रेडिट कार्ड से ये पेमेंट करता था। इसका क्रेडिट कार्ड जो है कौन जो है उसके अंदर पैसे डालता था। तो कई एस्पेक्ट्स जो हैं वो आपको इंटेलिजेंस एजेंसी निकालेंगी। और एक चीज और है कुणाल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप चाहे कितने भी सबूत जो हैं, ये जो एक फेल्ड स्टेट है हमारी पाकिस्तान की, जो है हमारे बगल के अंदर बैठे हुए हैं, ये कभी भी मानेंगे नहीं। जिस समय, अगर आपको याद हो कुणाल जी, 2008 के अंदर जब हमने डोजियर दिए थे, तो उस समय जो पाकिस्तान का हाई कमिश्नर था यहाँ पे, उसका स्टेटमेंट थी कि दिस इज ए पीस ऑफ लिटरेचर, जो हमने उनको पूरे दिए थे। तो आप इनका माइंडसेट को अभी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किसी भी हालत के अंदर जो है वो इन बात को मानेंगे नहीं। दैट इज देयर प्रॉब्लम। लेकिन हमें एक ओवरऑल पिक्चर का पता चलेगा और हम विश्व पटल के ऊपर जो है पाकिस्तान की करतूतों को प्रकट करेंगे। क्योंकि अब जो है, अब जो मेन आरोपी है वो स्टेटमेंट दे रहा है, हमारी न्याय प्रक्रिया जो है वो आगे का एक्शन लेगी। जी कुणाल जी, पर ये बहुत जबरदस्त हमारी सरकार ने किया है कि उन्होंने एफर्ट करते रहे। मुझे एक लास्ट सेंटेंस में कहना चाहता हूं कि 2011 के अंदर कुणाल जी, देन चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात मोदी साहब ने, जब शिकागो कोर्ट ने इसको बरी कर दिया था, तो उस समय के चीफ मिनिस्टर मोदी साहब को ने अपनी स्टेटमेंट दी थी। इन्होंने बहुत दुख प्रकट किया था कि एक आदमी जिसने हमारे यहाँ पे इतने लोगों का कत्ल किया है, उसको शिकागो कोर्ट कैसे छोड़ सकता है, हमारी न्याय प्रक्रिया को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है, जबकि पूरे दिए हैं। लेकिन चलिए, उस समय वो इस पोजीशन में नहीं थे। लेकिन 2014 के बाद ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस था, क्योंकि मोदी, हमारी सरकार ने कहा था कि जिसने हमारे देश के ऊपर टेररिस्ट एक्टिविटीज किया, वो चाहे पताल में भी होगा, हम उसे ढूंढ कर लाएंगे। एंड लास्टली, अब जो बाकी जो टेररिस्ट हैं, जब पोटेंशियल टेररिस्ट हैं, जो कि भारत का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके दिलों में भी एक डर की भावना होगी कि अगर हम यहाँ पे कोई एक्ट करके बाहर भाग भी जाते हैं, सूनर और लेटर
भारत आपको पकड़ के लाएगा और न्यायालय के सामने खड़ा करेगा। ठीक कुणाल जी, ठीक है। नहीं, आपने तो बहुत सारी चीजों का जिक्र किया, चर्चा भी किया, हाइलाइट्स भी बताए। करोड़ी सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, आप इस अचीवमेंट को अपने नजरिए से कैसे देखते हैं? क्योंकि कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि जो मुख्य सरगना है हेडली, वह तो अभी भारत के शिकंजे से दूर ही रहा। ऐसे में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण से क्या जो जरूरी जानकारियां चाहिए थी वह उपलब्ध हो जाएंगी, और क्या इस पूरे प्रकरण को एक नया मोड़ मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए कुणाल जी, पूरे इस मामले के 3 पक्ष हैं। हाँ। एक तो आतंकवादी गतिविधि है, और उस आतंकवादी गतिविधि से जिन्होंने सफर किया है, दूसरा उनकी संवेदनाएं हैं, तीसरा है कानूनी पक्ष। और कानूनी पक्ष में अमेरिका में राणा और हेडली दोनों पे केस चला है, और हेडली को 26/11 में सजा हो गई, राणा को एक्विट कर दिया, लेकिन राणा को दूसरे केस में सजा हुई है, वो डेनिश न्यूज़पेपर के यहाँ आतंकवादी गतिविधि को सपोर्ट करने में। लेकिन अमेरिका में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें एक चीज स्पष्ट रूप से सामने आ गई कि लश्कर-ए-तैयबा और ISI और पाकिस्तानी स्टेट, इनका सबका मिला जुला एक खेल था। जहां तक राणा का सवाल है, जैसा दिनेश जी ने विस्तार से उनकी पूरी कुंडली बता दी, और उन्होंने शिकागो में एक फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज ऑफिस खोला, और उन्होंने लश्कर-ए-तैयबा से मिलके हेडले को यहाँ मुंबई भेजा, बार बार आतंकवादी एक्ट करने के लिए। तो उसके लिए उन्होंने इस एजेंसी का बिजनेस ऑफिस मुंबई में खोला, और लगभग उससे वो ऑफिस खोला, उस समय 8 बार हेडली मुंबई आए इससे अटैक से पहले। तो जो ऑफिस खोला उसके लिए उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, क्योंकि जो 26/11 का अटैक है उसमें तो अमेरिकन कोर्ट ने तो बरी कर दिया, लेकिन जो उन्होंने गलत तरीके से यहाँ बिजनेस ऑफिस खोला था, उसका जो मामला है, जो कि वहाँ अमेरिका में इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, और हमारी NIA के लिए प्रयास कर रही थी, हमारी एजेंसियां प्रयास कर रही थी, और उसके लिए राणा को यहाँ लाया जा रहा है एक्स्ट्राडिशन में। जहां तक आपने कहा कि हेडले के लिए, हेडले ने बहुत सी चीजें कन्फेस की, और किस तरह से वो आतंक का एक्ट उन्होंने किया उसके बारे में वहाँ बहुत सी सूचनाएं कन्फेस की है। तो उसमें जो प्ली एग्रीमेंट हुआ उसमें यह है कि इंडिया में उनको हम एक्स्ट्राडिट नहीं करेंगे, ये हेडले और अमेरिका के बीच में है। तो हेडले की आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन इसमें क्या मिल सकता है हमें? देखिए, इसमें 2 चीजें मिल सकती हैं। एक तो उन्होंने जो फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज मुंबई में खोला, वो इलीगल तरीके से या उसमें फेक डॉक्यूमेंट लगा के परमिशन ली खोला, और उससे कहां उन्होंने कांटेक्ट किया, क्या क्या किया, वो चीजें इनसे मालूम हो सकती हैं राणा से। दूसरा, राणा से ये मालूम हो सकता है कि पाकिस्तान का स्टेट है वो किस एक्सटेंट तक इन्वॉल्व था। देखिए, लश्कर-ए-तैयबा प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व है, लेकिन हाफिज सईद को और या जकीर रहमान को लाना तो अभी संभव नहीं हो लगता है मुझे किसी भी हालत में। तो राणा जो आए हैं उससे हमें पाकिस्तान स्टेट का इन्वॉल्वमेंट कितना हो सकता है, क्योंकि एक तो आतंकवादी नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, जो आतंकवादी ग्रुप होते हैं वो करते हैं। अगर स्टेट टेररिज्म है तो इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो पाकिस्तानी स्टेट को एक्सपोज कर सकते हैं, दूसरा ये कर सकते हैं कि जो टेररिस्ट नेटवर्क है पूरा पाकिस्तानी स्टेट से सपोर्टेड और दूसरे आतंकवादी संगठनों का, वो एक्सपोज भी हो सकता है, और एक्सपोज होने के साथ साथ उसको डिसमेंटल करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि उनकी लाइफ लाइन क्या है, कहाँ से पैसे आता है, क्या होता है,
इन सब चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आ जाएंगी। ठीक कह रहे हैं। तो भारत की कूटनीतिक जीत ये होगी कि पाकिस्तानी स्टेट को एक्सपोज भी कर देंगे और पाकिस्तान के लिए दुनिया में ये कहेंगे कि पाकिस्तान स्टेट टेररिज्म कर रहा है, तो पाकिस्तान को इस तरह के टेररिस्ट गतिविधियों को डिसमेंटल करने के लिए कोऑपरेट करना चाहिए दूसरों से। ये दबाव अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का पाकिस्तान पे बिल्कुल बनेगा। जहां तक जिन्होंने सफर किया है, जिनके लोग मरे हैं, जितना नुकसान हुआ है, उनको एक सांत्वना मिलेगी कि आखिर में कोई तो पकड़ में आया, कहीं तो न्याय मिल रहा है, एक जुडिशरी में विश्वास रेस्टोर होगा हमारी सुरक्षा एजेंसी। ठीक कह रहे हैं, ये एडवांटेज हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सिंह साहब, और यही एक बहुत बड़ा संदेश भी जाएगा और संभवतः जो राज वो खोलेगा उससे ही पता चलेगा कि आगे की प्रक्रिया कैसे रहने वाली है और किसकी क्या भूमिका थी। शर्मा साहब रुख आपका करते हैं। देखिए, भारत के लिए ये कितना बड़ा अचीवमेंट है, ये सारी बातें तो हमने कर ली। अब यह भी आप बता दीजिए अपने व्यू पॉइंट के हिसाब से कि पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा टेंशन है, क्योंकि पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट का यदि पर्दाफाश होता है तो ग्लोबली उसे, उसके इमेज को क्या वो कोई टार्निश करने जैसी चीजें आ जाएंगी। पाकिस्तान कितना टेंशन में होगा? कुणाल जी, पाकिस्तान का मेरे हिसाब से ऐसा है कि जिस प्रकार की गतिविधियां आज वर्ल्ड लेवल के ऊपर हो रही हैं, जहां मिडिल ईस्ट के गाजा और इजराइल का हो रहा है, तो इस समय टेररिज्म के अगेंस्ट एक प्रकार का माहौल बना हुआ है, जब बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो यूएस प्रेसिडेंट है वो भी टेररिज्म के डेडली अगेंस्ट हैं। लेकिन अगर हम ये सब कुछ चीजें जो है विश्व पटल के ऊपर रखते हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो इमेज है उसके ऊपर जरूर डेंट पड़ेगा। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को किसी प्रकार की शर्म या हया नाम की तो कोई चीज है नहीं है। अगर आप पीछे भूतकाल में चले जाएं, अमेरिका जो है वॉर अगेंस्ट टेररिज्म कर रहा अफगानिस्तान के अंदर, और जो सबसे बड़ा टेररिस्ट है ओसामा बिन लैदेन, वो इनके अबोटाबाद के अंदर पकड़ा जाता है, उसे वो मार देते हैं बगैर इनको इन्वॉल्व किए हुए। तो इनकी तो वैसे भी ओवरऑल इमेज जो है वो तो पूरी दुनिया को पता है कि ये पाकिस्तान जो है एपी सेंटर है टेररिज्म का। तो और थोड़ा सा इनको जो है, इनको थोड़ा अलग थलग करने के अंदर ये थोड़ा और भी भारत को मदद मिलेगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर किसी प्रकार का सुधार आने वाला है या नहीं, क्योंकि इसके पास जो है रेडीमेड एक्सक्यूजेस पड़े रहते हैं कि हमारे को जो है बदनाम किया जा रहा है। अब आप देख लीजिए, जब कसाब को हमने जिंदा पकड़ लिया तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है ये तो हमारा नागरिक नहीं है। ये तो हमें ही अपने मीडिया का जो है उनको एक शाबाशी देनी चाहिए कि वो लोग जो है इसके माँ बाप तक जो है पहुंच गए हैं। तो तब जाने के बाद जो है इन लोगों को, वर्ल्ड को पता चला कि कसाब कहाँ का रहने वाला है। तो अभी जो है, लेकिन कुणाल जी, एक मेरा एज ए नॉर्मल व्यक्ति होने के नाते मेरा एक ऑब्जर्वेशन है जी कि हमें जो है राणा को जो हम भारत में ला रहे हैं, इस बात को हमें गोपनीय रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग इन्वॉल्व होंगे अगर हैं भारत देश के अंदर, वो तो अलर्ट हो गए होंगे, या अंडरग्राउंड हो गए होंगे, या इधर उधर कहीं भाग गए होंगे। अगर इसको हम बिल्कुल गोपनीय रखते, इवन फरवरी के अंदर भी हम इसको डिस्क्लोज ना करते कि ये हमारे देश में हमें वापस मिल रहा है, तो शायद मेरा मानना ये है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनको थोड़ी ज्यादा सफलता मिलती बनस्पत। अब तो जरूर कुछ लोग तो अंडरग्राउंड हो गए होंगे, जहाँ चले गए होंगे। बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात उठाई है शर्मा साहब, सही बोल रहे हैं आप। जी ठीक है, नहीं ये बहुत पे ध्यान देने की जरूरत है। खैर अब तो खैर सबको पता है, वो आ ही रहा है। सिंह साहब, लगातार यूनाइटेड नेशंस में भारत ये पिच करते रहा है कि पाकिस्तान कैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को बढ़ावा देता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात हो या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात हो। हम लगातार उसे लेने का भी प्रयास करते हैं, एटलीस्ट हमारे कथन में तो ऐसा ही रहता है। आपको लगता है अब जब उसके इन्वॉल्वमेंट का संभवतः पर्दाफाश ग्लोबली इस तरीके से हो जाएगा एविडेंस के साथ, तो फिर इससे कुछ और चीजें सुलझ सकती हैं जो अभी उलझी हुई हैं?
आप पाकिस्तान के फैक्टर को कैसे देखते हैं? देखिए कुणाल, हमें एक चीज समझनी चाहिए कि आतंकवाद के कारण को लेके, लक्षण को लेके, परिणाम को लेके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सहमति नहीं है। 90 के दशक में यूएन जनरल असेंबली ने भारत ने एक प्रस्ताव रखा, इंटरनेट कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, वो आज तक पास नहीं हुआ है। तो ये जो डिफरेंसेज हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है, कंसेंसस नहीं है, कोई सहमति नहीं है। तो भारत अपनी तरफ से तो प्रयास करेगा, लेकिन इससे पूरे जो राणा वाला केस है, इससे एक डायमेंशन और उभर कर सामने आ जाएगा। वो ये है कि 26/11 का भारत पे आतंकवादी अटैक पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप ने दूसरे जो बाहर के एलिमेंट्स है, जैसे हेडली है, राणा है, इनके साथ मिलके किया है। और मिलके किया है तो राणा का और हेडली का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें जो डेनमार्क के वहां भी अटैक करने का उन्होंने प्लान बनाया। तो ये एक इंटरनेशनल डायमेंशन है, केवल भारत के लिए आतंकवाद नहीं था। हाँ। और जो आतंकवाद उन्होंने किया कि मोहम्मद साहब पे कोई कार्टून बना दिया और उसके लिए इतना करेंगे, इतना इंटॉलरेंस। देखिए, कार्टून बनाना, सैटायर करना, ये बहुत बड़ी कला है, कलाकारी है किसी की। तो उसको पर्सनली लेना और इस तरह से लेना कि इस पे कार्टून नहीं बन सकता, सैटायर नहीं हो सकता, कोई भी हो, तो सब पे बनते हैं। तो इस तरह का जो इंटरनेशनल लेवल पे एक तरह का इंटरनेशनल टेररिज्म, किस तरह से रिलीजियस इंटॉलरेंस को लेके, या जो रिलीजन के जो कल्ट हैं, जिनके लिए जिनकी पूजा करते हैं, उनके नाम से कोई कार्टून नहीं बन सकता, उनकी आलोचना नहीं हो सकती। मेरे ख्याल से अगर कार्टून बनता है, सैटायर आता है, तो चीजें इम्प्रूव होती हैं, अच्छी बनती हैं। तो उसको क्रिमिनल एक्ट के रूप में नहीं लेना चाहिए, या उसको इंटॉलरेंस के रूप में इस तरह से नहीं लेना चाहिए, जिस तरह का हेडली ने, राणा ने और डेनमार्क में अटैक करने के लिए लश्कर ए तौबा से मिलके किया। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। इंटरनेशनल डायमेंशन है, वो ज्यादा एक्सपोज होगा कि केवल पाकिस्तान और भारत का नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी है, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है। संभवतः तो वो सारी चीजें क्या खुलेंगी, और जब खुलेंगी तो किसको कितनी तकलीफ होगी, इस पर भी गौर करने की जरूरत होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। तो देखिए, अमेरिका ने तो प्रत्यर्पित कर दिया है, अब भारत के ऊपर सारा दारोमदार है कि वो कैसे पूछताछ करता है और कैसे उसके मुंह से राज को उगलवाता है, किसकी क्या भूमिका रही है, इस पर भी सबकी नजर टिकी रहेगी। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।